सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि आज पूरे देश में मोहब्बत की दुकान और रोहिंग्या मुसलमानों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में यह बात कही है कि शिमला में बनी एक अवैध मस्जिद को गिरा देना चाहिए और कहा है कि हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और वहां बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। और सोचिए, ये सारी बातें कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा, बीजेपी का कोई विधायक नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने खुद विधानसभा में खड़े होकर ये सारी बातें कही हैं। और आज आप देखिए कि विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा है शिमला के बारे में। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? 2010 में काम शुरू किया सर, उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको, ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। जिस समय हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह इतने गंभीर मुद्दे पर अपना भाषण दे रहे थे, तब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू सदन में उन्हें ध्यान से सुनने की बजाय सो रहे थे। ये तस्वीरें आज वहां से आई हैं, यहां भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री को यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि उनके ही मंत्री क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है और शायद उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और इसीलिए विधानसभा में उनकी आंख लग गई। जिस मस्जिद को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, आज उस मस्जिद के खिलाफ शिमला में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और यह आरोप लगाया है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को बांग्लादेश बनाने की कोशिशें हो रही हैं और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध मस्जिदों का निर्माण इस समय किया जा रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस बात से हैरान है कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में अवैध मस्जिदों को गिराने की मांग क्यों हो रही है और कांग्रेस के ही एक कैबिनेट मंत्री लव जिहाद और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं मुंशी प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। ये सब बातें असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं कांग्रेस के बारे में। अब बड़ी बात यह है कि जिस समय कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में लव जिहाद और अवैध मस्जिद का मुद्दा उठा रहे थे, उस समय बीजेपी के विधायक तालियां बजा रहे थे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी थोड़े असहज हो गए थे और उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कानून के हिसाब से जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो इस मामले में की जाएगी। 7/9/2024 को यानी आज से 3 दिन बाद सुनवाई हेतु लगा है और क्योंकि मामला सब जुडिस है, निर्णय होने के उपरांत यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो उससे नियमों के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संविधान की बाधाओं में रहते हुए हमें जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज पे विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ
and within the ambit of constitution, and particularly जैसा मैंने कहा within the ambit of the MC Act which is in place in this particular instance, हमें इसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है और वहां सरकार की नाक के नीचे एक अवैध मस्जिद बनकर खड़ी हो गई। ऐसा हुआ कैसे और यह पूरा विवाद क्या है, अब आपको यह दिखाते हैं। यह मस्जिद हिमाचल प्रदेश के संजौली क्षेत्र में है, जो राजधानी शिमला के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आप में से बहुत सारे लोग जो शिमला जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वो मॉल रोड जरूर जाते होंगे। मॉल रोड बड़ा मशहूर है शिमला का। वहां से यह मस्जिद सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद को लेकर विवाद के 2 बड़े कारण हैं, जिनमें पहला है अवैध निर्माण और दूसरा है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद आजादी से भी पहले की बनी हुई मस्जिद है और जिस जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि प्रशासन का कहना है कि इस जमीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास है और वर्ष 1967 के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह जमीन सरकार की थी, जिस पर बाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और अब वक्फ बोर्ड कहता है कि इस जमीन पर उसी का अधिकार है, यह जमीन उसकी हो चुकी है। अब पहला विवाद तो है कि जमीन किसकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है कि 1967 तक तो हमारी ही जमीन थी, दस्तावेज ये कहते हैं, और बाद में वक्फ बोर्ड ने इस पर कब्जा कर लिया और अब वक्फ बोर्ड कहता है कि यह जमीन हमारी हो गई। दूसरा विवाद है कि जो अवैध निर्माण हो रहा है यह कैसे हुआ। वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो वहां वर्षों से रह रहे हैं, उनका कहना है कि आज से 60-70 वर्ष पहले जब इस जमीन पर कब्जा करके यह मस्जिद बनाई गई, उस समय मस्जिद का ढांचा कच्चा था और यह मस्जिद सिर्फ 1 मंजिल की छोटी सी मस्जिद थी। लेकिन बाद में इस मस्जिद का विस्तार हुआ और यह मस्जिद 5 मंजिल की हो गई, जिनमें ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है, इल्लीगल निर्माण किया गया है। वहां के नगर निगम के मुताबिक पहली बार वर्ष 2010 में इस अवैध निर्माण को लेकर इस मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में केस दायर हुआ। उसके बाद नगर निगम ने भी इस मस्जिद के प्रबंधन को 30 से ज्यादा नोटिस भेजे, लेकिन इन नोटिसों के बावजूद इस मस्जिद का अवैध निर्माण रुका नहीं, चलता रहा। तो ये देखिए अपने आप में कितनी बड़ी टिप्पणी है कि हमारे देश में सरकारें कैसे काम करती हैं, नगर निगम कैसे काम करते हैं, हमारी व्यवस्था कैसे काम करती हैं, कि सबने कोशिश की लेकिन इस मस्जिद का निर्माण रुका नहीं। और आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारों में इस मस्जिद का गैर कानूनी तरीके से विस्तार हुआ, जबकि इसी अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की अदालत में भी लगातार सुनवाई चल रही थी। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अवैध निर्माण के मामलों में नगर निगम उनके घरों पर बुलडोजर चला सकता है, तो फिर मस्जिद को अवैध निर्माण करने की छूट कैसे दे दी गई। और कोई भी इंसान, आम आदमी आज ये पूछेगा कि जब कोई आम आदमी अवैध निर्माण कहीं से कर लेता है तो तुरंत नोटिस आता है और बुलडोजर चल जाता है, लेकिन इस मस्जिद पर ऐसा नहीं हुआ। जबकि नगर निगम का कहना है कि वो मानता है कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध है और उसने पिछले महीने इस मस्जिद के उस हिस्से पर बुलडोजर भी चलाया था जहां अतिक्रमण करके एक अवैध शौचालय बना लिया गया था। यहां एक और सवाल यह है कि जब इस मस्जिद का अवैध निर्माण पिछले 14 वर्षों से चल रहा है तो फिर शिमला के लोग आज ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह अब आप देखिए क्या वजह है। मतलब आप भी ये सोचेंगे कि जब ये इतने वर्षों से चल रही है, ये पूरा विवाद चल रहा है, तो आज ये लोग कैसे जागे। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त को शिमला के इसी इलाके में कुछ लोगों ने एक हिंदू व्यापारी के साथ मारपीट की और आरोप है कि इस घटना के बाद सभी आरोपी यानी जिन लोगों ने मारपीट की वो भागकर संजौली की इसी मस्जिद में जाकर छिप गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और उसी दिन से इस मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। यानी मारपीट की घटना हुई, घटना जिन लोगों ने की वो बाद में जाकर इस मस्जिद में छुप गए। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने इस व्यापारी के साथ मारपीट की थी उनमें 5 आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हैं और 1 आरोपी उत्तराखंड का है। और यही कारण है कि इस घटना के बाद से शिमला में बाहर से आए मुसलमानों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को अवैध मस्जिदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बाहर से आए लोगों का
पंजीकरण करना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि बाहर से कितने लोग यहां पर आकर बस रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक संगठित भाव से सुनियोजित तरीके से इन लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये तो इस देश की जितनी हमारी एजेंसीज है उन्होंने भी बताया है कि बहुत मात्रा में घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो भारत में जगह जगह बस रहे हैं। आप देखिए यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। 4 मंजिला भवन बन गया जहाँ से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है। देखो जी, ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की ही मस्जिद है। तब कितनी होती थी? ये छोटी मस्जिद होती थी, मसलन ये मस्जिद तो इतनी थी ये, बस ये है कि जो कंस्ट्रक्शन ऊपर हुई है इसका जो मैटर चला हुआ कोर्ट में चला हुआ है। 2007 में काम शुरू हुआ है मस्जिद का, उसके बाद से यानी कि 9 साल से कोई काम नहीं हुआ है। जो 4th फ्लोर भी है वो भी 2009 से आपने? हाँ 2009 से नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा 9 साल पहले, यानी कि 9 साल हो गए काम बंद होके मस्जिद में। तो सबसे आखिरला फ्लोर है वो कब बना? वो आखिरी जो वो डला है शायद 2015 में या 14 में डला है लेंटर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब आपने बनाया था तब आप ही थे यहाँ पे? हमें 20-22 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ाते हुए। ठीक है, तो क्या इसकी परमिशन ली गई थी जो एमसी से लेनी होती है, क्योंकि इसी वजह से इसको इलीगल बताया? जो ये मामला है ये वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को, हमने वक्फ बोर्ड ही इसको वो कर रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का सच क्या है। आपने देखा बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका सच क्या है? क्या वाकई ऐसा है? और क्या पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों की संख्या में भी अचानक से वृद्धि हुई है? तो आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, जो वर्ष 2011 में 95.2% रह गई, यानी पहले से कम है आप अगर देखेंगे तो। जबकि वर्ष 1951 में मुसलमानों की आबादी यहां पर थी 1.4%, जो वर्ष 2011 में 2.2% हो गई थी, यानी बढ़ गई थी। ऊपर हिंदुओं की आबादी है आपकी स्क्रीन पर और नीचे मुसलमानों की आबादी है। आप देख सकते हैं हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कोई बहुत ज्यादा बढ़ी हो, लेकिन अलग अलग समय की जनगणना से यह जरूर पता चलता है कि जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई, वहीं मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच 10 साल में हिमाचल प्रदेश के 12 में से 11 जिलों में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई थी, जबकि इन्हीं 12 जिलों में से 9 जिलों में हिंदुओं की आबादी कम हुई थी। इनमें भी शिमला जिले में हिंदुओं की आबादी 0.2% कम हुई, जबकि इसी शिमला जिले में मुसलमानों की आबादी 0.3% बढ़ गई। और ऐसा नहीं है कि यह वृद्धि कोई बहुत ज्यादा है या इससे हिंदुओं की आबादी को कोई अचानक से खतरा पैदा हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने से राज्य की डेमोग्राफी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया और वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां 95% से ज्यादा हिंदू थे और मुसलमान सिर्फ 2.2% थे।
हालांकि अब देखिए, समस्या यहां पर यह है कि वर्ष 2011 के बाद से आज तक हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है और पिछले 13 वर्षों में पूरे देश में भी क्या बदलाव आए हैं और हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी कितनी बदली है, इसके आंकड़े आज किसी के पास नहीं है और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोग चिंता जता रहे हैं। अब जब अगली बार जनगणना होगी तब उस दिन आपको यह पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश की असली डेमोग्राफी क्या है, यानी जनसंख्या की जो संरचना है वो क्या है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं और बाकी लोग कितने हैं। वहां के लोगों का कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसका अंदाजा हिमाचल प्रदेश में बनी नई मस्जिदों के निर्माण से लगाया जा सकता है। तो अब मस्जिदों का नंबर भी आप देख लीजिए। कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थी, 393, जिनकी संख्या कोविड के बाद 520 हो गई और हिमाचल प्रदेश में कोविड के समय 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ था। तो यह भी देखिए गुत्थी है, शायद किसी को समझ में नहीं आएगी कि जब पूरा देश बंद पड़ा था, पूरा देश संघर्ष कर रहा था कोविड के समय में, कोविड काल हमारे यहां चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे समय में 127 नई मस्जिदें हिमाचल प्रदेश में बन गई कोविड के दौरान। हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इतनी नई मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और यहां बात सिर्फ अकेले हिमाचल प्रदेश की नहीं है। वर्ष 2001 में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हिंदुओं की आबादी 65.3% और मुसलमानों की आबादी 33% थी। हरिद्वार की बात बता रहे हैं हम आपको। लेकिन वर्ष 2011 में हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 1% कम होकर 64.3% रह गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 1.3% बढ़ गई और ये 33 से 34.3% पर पहुंच गई। इसी तरह देहरादून को देखिए। देहरादून में वर्ष 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 1% बढ़ गई। और इन्हीं 10 वर्षों में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में हिंदुओं की आबादी 0.5% कम हो गई, 0.4%, जबकि मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई। और यहां बात सिर्फ इन कुछ जिलों की नहीं है। 2001 से 2011 के बीच इन 10 वर्षों में पूरे उत्तराखंड की आबादी में 2% हिंदू कम हो गए, जबकि इन्हीं 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई। और ये आंकड़े भी 2011 के हैं और अभी 2024 चल रहा है। हम नहीं जानते कि 2024 के नए आंकड़े क्या हो सकते हैं। अगर आप हिंदुओं की आबादी को देखेंगे तो भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। जम्मू कश्मीर में 1.2%, हिमाचल प्रदेश में 0.3%, हरियाणा में 0.8%, उत्तराखंड में 2%, उत्तर प्रदेश में 0.9%, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 0.3%, छत्तीसगढ़ में 1.5%, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 0.5%, झारखंड और उड़ीसा में 0.7%, केरल में 1.4% और पश्चिम बंगाल में 1.9% और असम में हिंदुओं की आबादी 2001 से 2011 के बीच 3.5% कम हो गई। लेकिन जब आप दूसरे नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी राज्यों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। जो मैं आपको बता रहा था, इस नक्शे में अब आप देखते जाइए। जम्मू कश्मीर में 1.3% आबादी बढ़ी, हिमाचल प्रदेश में 0.2%, हरियाणा में 1.2%, उत्तराखंड में 2%, उत्तर प्रदेश में 0.8%, राजस्थान में 0.6%, मध्य प्रदेश में 0.2%, बिहार में 0.3%, पश्चिम बंगाल में 1.8%, केरल में 1.9%, कर्नाटक में 0.7% और असम में 3.4% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। यानी कोई ऐसा राज्य आपको नहीं दिखेगा जहां मुसलमानों की संख्या कम हो रही हो, लेकिन बहुत सारे राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। वर्ष 2001 में भारत में हिंदुओं की कुल आबादी पूरे देश में 80.46% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 13.43% थी। लेकिन वर्ष 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.8% रह गई और मुसलमानों की आबादी 14.23% रह गई। ये 2011 की हम बात आपको बता रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच देखिए हिंदुओं की आबादी कम हुई है,
और इन 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। ये आखिरी जनगणना थी हमारे देश की, उसके बाद से अभी तक हुई नहीं। अब जब अगली बार होगी तो आपको नए आंकड़े पता चलेंगे। ये बात सही है कि कुछ लोग मुसलमानों की जनसंख्या में हुई वृद्धि को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि वर्ष 2011 तक हमारे देश में मुसलमानों की आबादी 70 वर्षों में सिर्फ 5% बढ़ी है। 70 साल में 5%। हालांकि यहां एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 2011 की जनगणना तक देश के लगभग सभी राज्यों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी और अब 2024 चल रहा है और पिछले 13 वर्षों में इसमें और कितना बदलाव आया होगा, इसमें और कितनी वृद्धि आई होगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये तो आंकड़े जब आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमारा मानना है कि अगर देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग लगातार आम जनता ये कह रही है कि कुछ वर्ष पहले तक उनके इलाके में उतनी मुस्लिम आबादी नहीं थी, उतनी मस्जिदें नहीं थीं जितनी आज हैं, तो इससे यह पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कुछ राज्यों की डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जिसे लोग, वहां रहने वाले लोग खुद महसूस कर रहे हैं और इससे तनाव बढ़ रहा है। और इस बात को आप एक और भड़काऊ बयान से आज समझ सकते हैं। एक बयान आया है जो आज आप सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे देश में विपक्षी नेताओं की पूरी राजनीति यह बताती है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपने भी ये नैरेटिव लगातार सुना होगा। लेकिन आज आप बड़े ध्यान से मौलाना तौकीर रजा खान का ये बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि अगर 1% मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जरा पहले इस बयान पर गौर फरमाइए। हम 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं या 25 करोड़ हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम 1% भी अगर निकल के आएंगे, हमने आज तक रोक के रखा है, लेकिन अब हमें यह लगता है कि हुकूमत हमारी खामोशी को, हमारी अमन पसंदी को, हमारी बुज़दिली समझ रही है। तो हमें हुकूमत को ये बताना है कि हम बुज़दिल नहीं है। हम सड़कों पर किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मुजाहिरा किया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। और हम अगर 1% भी निकल कर आ गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब का यह बयान बड़ा भड़काऊ बयान है? क्या आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब पर भी एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एक FIR होनी चाहिए? आप जरा कल्पना कीजिए कि भारत में तो मौलाना साहब खुलकर ये बयान दे रहे हैं और हम नेशनल टीवी पर उसे दिखा भी रहे हैं और बहुत जो है आप समझिए कि तमीज के साथ उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक हिंदू इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? कल्पना कीजिए कि क्या बांग्लादेश में कोई हिंदू इस तरह का बयान देने की हिम्मत कर सकता है, और अगर उसने दे दिया तो उसका क्या हाल होगा। इसीलिए हमने शुरू में आपको बताया, आज हम आपको भारत और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है आपने देख लिया। भारत में एक हिंदू कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि वहां पर बांग्लादेश में जिनकी आबादी 95% है, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जिनकी आबादी 95% है, वो विधानसभा में आकर कहता है कि मस्जिद से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, वहां से बाहर निकलना, उस मस्जिद के सामने से निकलना मुश्किल हो गया है। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर कहता है हिमाचल प्रदेश का विधानसभा में, और जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है, माइनॉरिटी का नहीं है। अब बांग्लादेश में देखिए, भारत और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में, उनके अधिकारों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना बड़ा अंतर है, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किस तरह से जुल्म होता है, अब इस खबर से आप समझिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश के खुलना से आई हैं, जहां एक डीसीपी के ऑफिस में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक 15 साल के हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग की और उसे तब तक मारा गया, उसकी तब तक पिटाई की गई जब तक वो खून में लथपथ होकर नीचे नहीं गिर गया। और ये मॉब लिंचिंग डीसीपी, बांग्लादेश की सेना और नौसेना के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। यानी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और उन सब के सामने इस हिंदू लड़के की इस तरीके से पिटाई हुई। सोचिए, जब हिंदू बांग्लादेश में एक
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बांग्लादेश में बाकी जगहों पर हिंदुओं की क्या स्थिति होगी? बांग्लादेश के लोगों का आरोप है कि इस हिंदू लड़के ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई मदरसों से आए छात्रों ने इस लड़के को चौराहे पर फांसी देने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि इसको चौराहे पर फांसी पर हम लटका देंगे। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो इन लोगों ने इस नाबालिग लड़के को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसका यह वीडियो आज आप देख सकते हैं। इस हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस यही कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसके पीछे सांप्रदायिक नफरत नहीं बल्कि राजनीतिक कारण है। उनका एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ये नया बयान दिया है अपना। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में कई हिंदू शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से इन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इनके पीछे सांप्रदायिक नफरत नहीं है और ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंदू होने की वजह से इन लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस या तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, या वो सब कुछ जानते हुए भी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, अगर इस हिंसा का कारण सिर्फ राजनीतिक है तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को क्यों जलाया गया, क्यों तोड़ा गया? और सोचिए, मोहम्मद यूनुस खुद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। कड़वा सच ये है कि जिस भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वहां वर्ष 1951 में 9.7% मुसलमान थे, जो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए। जबकि जिस बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, वहां वर्ष 1951 में 22% अल्पसंख्यक हिंदू थे। हिंदुओं की संख्या 22% थी और जो 2011 में घटकर सिर्फ 8.5% रह गए। और इन आंकड़ों में आज सारी की सारी कहानी छिपी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर जरा एक बार देख लीजिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो संख्या है, आप खुद देखिए। और इस खबर के आखिर में आपके लिए एक विचार है। पहले आंकड़े आप देख लीजिए, अब विचार सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रह जाएं तो ये प्रेम है। 1 को 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। और इसी राजनीति को आज आप सब लोगों को समझने की बेहद जरूरत है। अब हम आपको उन सनसनीखेज आरोपों के बारे में बताएंगे जिनसे कोलकाता के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस की भूमिका अब और ज्यादा संदिग्ध हो गई है और ज्यादा सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस आ गई है। कोलकाता में जिस महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उस डॉक्टर के पिता ने अब यह नया आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को जब कोलकाता पुलिस ने उनकी बेटी का शव उन्हें सौंपा, तब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पैसा लेने का ऑफर दिया था और कोलकाता पुलिस ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी। यह आरोप उस महिला डॉक्टर के पिता का है। आप खुद सुनिए। দেখা গেল 6টার আগে পোস্টমর্টমটা হলো, সরকারে শুরু হলো। আমি এফআইআর করলাম তাড়াতাড়ি, কি হলো, আমি 6:30 থেকে 7টার মধ্যে এফআইআর করলাম। ডাক্তার এখানে এত ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও এত কিছু জানার পরেও পুলিশ একটা আনন্যাচারাল ডেথ কেস করলো। বেলা 11টার সময় আমাদের জানানো হয় আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তারা কোনো মেডিকেল টেস্ট করলো না, আগেই তারা বলে দিল আত্মহত্যা করেছে। তখন আমার মেয়ের দেহ আমার ঘরে সাইডে ছিল, তখন ডিসি নর্থ আমাদের ঘরের একটা গলিতে ঢুকে ঘরের ভেতরে তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। इस बयान का मतलब यह है कि महिला डॉक्टर का परिवार और उस महिला डॉक्टर के माता पिता अभी तक इस मामले में जो कुछ भी हुआ है उससे खुश नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है। अब टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार ने ही अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने पुलिस से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन अब वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं और पुलिस पर गलत आरोप लगा रहे हैं।
একটা প্রচার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ প্রশাসন থেকে নাকি আপনাদের কোনো আর্থিক টাকা নিয়ে এসে দিয়ে ধামাচাপা কিভাবে বললো এটা? এইটাই তো হচ্ছে টিভিতে কিভাবে বললো? আপনার আমাদের এই সম্বন্ধে কথা বলার কোনো দরকারই প্রয়োজন কি আছে? এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমরা কাউকে কিছুই বলিনি। তাহলে এটা পুরো সম্পূর্ণ একদম মিথ্যা গল্প। হ্যাঁ, মিথ্যা গল্প বানিয়ে একটা সমস্ত কিছু করেছে। আমরা বিচার চাইছি, যারা আমাদের সহযোগিতা করবে তারা আমাদের যারা ন্যায় পাই, ন্যায় বিচার পাই সেই ব্যবস্থা করুন। আমাদের মিথ্যা প্রচার তাদের নিজেদের প্রচারের জন্য। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उस गुस्से को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने अभी तक बहुत कोशिशें की हैं, बहुत प्रयास किए उन्होंने। वो बलात्कार के मामलों में सख्त और फांसी की सजा देने वाला नया कानून लेकर आई। उन्होंने इस घटना के खिलाफ खुद पैदल मार्च भी किया, खुद विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस सब के बावजूद वो इस महिला डॉक्टर के परिवार की नाराजगी को न कम कर पाई, न दूर कर पाई, और ये उनकी सबसे बड़ी हार है। ममता बनर्जी चाहे मीडिया को, जनता को और नेताओं को कितना भी भरोसा दिला लें कि उनकी पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है, उनके प्रशासन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, अस्पताल की कोई गलती नहीं है, चाहे वो सबको विश्वास दिला ले, लेकिन जब तक उस महिला डॉक्टर के माता पिता नाराज रहेंगे, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ममता बनर्जी के खिलाफ पैदा हुआ यह आक्रोश थमेगा नहीं। इसलिए ममता बनर्जी ने किया सब कुछ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि पीड़ित महिला डॉक्टर का परिवार उनके साथ नहीं आया, और आज भी उस महिला डॉक्टर के माता पिता ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं। और कल भी पश्चिम बंगाल और कोलकाता में बड़े स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लोग तो कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, और बाकी लोग अपने घरों की लाइट्स बंद करके, अंधेरा करके अपना विरोध जता रहे थे। और इस दौरान इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में गवर्नर हाउस की भी लाइट्स बंद कर दी गई थी। आप जरा तस्वीरें देखिए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में जो घर हैं, सब में विरोध के तौर पर लोगों ने अपनी बत्तियां बंद कर दी थी। देखिए, तो कल रात पूरा कोलकाता अंधेरे में डूबा हुआ था, और ये अंधेरा विरोध का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। और ये सारी जो तस्वीरें आपने देखी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, ये आम जनता है। और ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि देखिए पश्चिम बंगाल की आम जनता कैसे खुद ब खुद सड़कों पर उतर आई है, और कितना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वो कर रही है। ममता बनर्जी बयान बहुत सारे दे रही हैं, इसलिए ममता बनर्जी को ये बात देखनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि पूरे देश को ये दिखाई दे कि उस पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार को, उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिले, और ये विरोध प्रदर्शन तभी बंद होगा। सबसे जो उनकी बड़ी हार है वो ये है कि परिवार जो है उस महिला डॉक्टर का, वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है, और उस परिवार ने भी कल इस विरोध प्रदर्शन में खुद जाकर
हिस्सा लिया, उसके माता पिता वहां पर थे। अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे और यह सबसे बड़ी खबर आपने ही हमें दी है। आपको याद होगा पिछले महीने हमने सड़कों पर टोल टैक्स को लेकर, सड़कों को आप सबको टोल टैक्स की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की थी और आपने भी हमें देश के अलग अलग टोल प्लाजाज के बारे में चिट्ठियां लिखकर अपनी शिकायतें भेजी थी। और देखिए आज मेरे हाथ में ये जो आप चिट्ठियां देख रहे हैं, ये सब आपकी चिट्ठियां हैं, जो कि हजारों की संख्या में आपकी चिट्ठियां आई हैं। ये जो आप बंच देखिए मेरे हाथ में, ये सब आपके मेल्स हैं, ये सब आपकी चिट्ठियां हैं। और मैंने आपको इसी शो में बताया था कि इनमें बहुत सारे टोल प्लाजा के खिलाफ हमारे देश के लोगों ने शिकायत की। आपके इलाके में जितने भी टोल प्लाजा हैं, लोगों ने अपने अपने इलाकों के बारे में लिखा और कहा कि हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमसे टोल प्लाजा में टोल वसूला जा रहा है जबकि सड़क की कीमत पहले से ही निकल चुकी है। बहुत सारी बातें हमने इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ा। एक तो आपको यह बताना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई मेल लिखते हैं, हम तक पहुंचते हैं, तो हम आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी मदद कैसे की जा सकती है। और जब हमें यह पता चला कि हमारे देश में लोग इस टोल प्लाजा से बहुत परेशान हैं, तो हमने ये मुहिम शुरू की। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब हमें बताया तो हमारे पास भी जानकारी निकालने का क्या तरीका है, तो हमने ये सोचा कि हम इन टोल प्लाजाज के बारे में आरटीआई लिखकर सरकारों से इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमने आरटीआई का सहारा लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा लिया। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनमें से एक आरटीआई का जवाब आज हमें मिल गया है और उस आरटीआई की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और उस आरटीआई का जो जवाब आया है उसी में अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर छिपी हुई है और यही हमारी सफलता है। तो ये तो सारे मैंने आपको चिट्ठियां दिखाई। ये हुआ कैसे, देखिए हमारे एक दर्शक हैं महेंद्र कुमार यादव, जयपुर से उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी और उन्होंने हमें एक खास टोल प्लाजा के बारे में बताया जो राजस्थान में मनोहरपुर का टोल प्लाजा है, जो दिल्ली से जयपुर हाईवे पर आता है, NH8 जिसको कहते हैं। और उनका यह कहना था कि ये जो टोल प्लाजा है इस पर बहुत लंबे समय से लगातार टोल वसूला जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी कीमत वसूली जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद टोल बंद नहीं हो रहा। तो ये जो आरटीआई आज मैं लेकर आया हूं, ये नेशनल हाईवे नंबर 48 के उस सेक्शन का है जो गुरुग्राम से कोटपुतली और जयपुर जाता है। गुरुग्राम को कोटपुतली और जयपुर से जोड़ता है और इस नेशनल हाईवे पर 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। इनमें से एक है शाहजहांपुर, दूसरा है मनोहरपुर और तीसरा है दौलतपुर। देखिए अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या पूछा था। हमने यह पूछा था कि NH8 का निर्माण राजस्थान में गुरुग्राम, कोटपुतली, जयपुर तक कब हुआ और टोल टैक्स कब से लागू किया गया, यह हमने पूछा था। इसका जवाब उन्होंने लिखा कि इस टोल प्लाजा पर 3/4/2009 यानी 2009 से इस पर टोल वसूला जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमने पूछा इस सड़क के निर्माण पर आई कुल लागत और उसमें कोई सरकारी हिस्सा, कुल लागत क्या थी, तो इन्होंने बताया कि कुल लागत है 1896 करोड़ रुपए, 1896 करोड़। अगर आप पूरा एक राउंड फिगर लें तो मान लीजिए 1900 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने की लागत आई है। फिर हमने यह पूछा कि अब तक इस सड़क पर सरकार कितना टोल टैक्स वसूल चुकी है। उनकी कीमत तो है 1900 करोड़, तो आपने देखा होगा भाई 1900 करोड़ लागत आ गई, इसमें आप उनका प्रॉफिट भी जोड़ लीजिए। कितना प्रॉफिट आप जोड़िएगा 1900 करोड़ की लागत के बाद? 500 करोड़, 1000 करोड़। अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी आप जोड़ लेंगे तो यह होता है 2900 करोड़। लेकिन इस टोल प्लाजा से कितना पैसा अभी तक वसूला गया है 2009 से लेकर अब तक? देखिए 8349 करोड़।
8,349 करोड़ टोल कलेक्शन 2023 तक यहां से हो चुका है, जबकि लागत है लगभग 1900 करोड़ की। तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, और यह वसूली इतनी ज्यादा है कि इसमें गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले ऐसे 4 हाईवे बन सकते हैं। और इतनी वसूली के बाद भी ये टोल टैक्स अभी बंद नहीं हुआ है। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि 8,300 करोड़ रुपया वसूल किया जा चुका है। वर्ष 2023 और 24 में इस नेशनल हाईवे से 501 करोड़ रुपए का टोल टैक्स आम लोगों से वसूला गया। और अब मैं आपको इस बड़ी आरटीआई की, जो आपने देखा, ये आरटीआई की कॉपी आप देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी उस आरटीआई की कॉपी दिखा सकता हूं। आप एक बार फिर से देख लीजिए ये आरटीआई की कॉपी। जिस नेशनल हाईवे के लिए सरकार ने लोगों से 8,349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला, अब आप उस नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां डिवाइडर टूटे पड़े हैं, सड़क के किनारे गंदगी पड़ी हुई है और कुछ जगहों पर सड़कों पर गड्ढे भी हैं। यानी इतना पैसा देने के बाद 8,300 करोड़ रुपए हमने दे दिए, उसके बाद भी सड़कों की क्या क्वालिटी हमें मिल रही है वो आप देख लीजिए। 1900 करोड़ रुपए लगाए हैं और 8,300 करोड़ रुपए जनता से अब तक ले चुके हैं। हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी, महेंद्र कुमार यादव जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें चिट्ठियां लिखी, और उनकी चिट्ठी मिलने के बाद हमने सरकारों को आरटीआई लिखकर अलग अलग टोल प्लाजाज के बारे में जानकारी मांगी है। और इससे यह पता चलता है कि कई बार लोग व्यवस्था से त्रस्त होते हैं, लेकिन उनके पास अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं होता। लेकिन जब उन्हें कोई माध्यम मिल जाता है तो वो अपनी आवाज खुलकर उठाते हैं। और हमारी इस मुहिम के जरिए हजारों लोगों ने यही किया, और हमें जो चिट्ठियां मिली उससे अब यह मुहिम एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। यह तो हमें एक आरटीआई का जवाब अभी मिला है, जिसमें एक आरटीआई में ही सारी की सारी पोल खुल गई है। अभी बहुत सारी आरटीआई का जवाब आना बाकी है, देश के अलग अलग सड़कों के बारे में, अलग अलग टोल प्लाजा के बारे में। तो आप देखते रहिएगा कि यह मुहिम कैसे रंग लाती है और सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बुरी घटना हुई है और आप हर वक्त निराश रहते हैं, अपनी किस्मत को हर समय कोसते रहते हैं और आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, तो आज आपको पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले हमारे कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों की कहानियां देखनी चाहिए। जिनकी कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें या तो जन्म से ही कोई शारीरिक अक्षमता थी या किसी दुर्घटना और बीमारी की वजह से वो अपने शरीर का एक अहम हिस्सा खो बैठे। और आज शिक्षक दिवस है, इसलिए आप इन खिलाड़ियों को अपना शिक्षक मानकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेल दुर्घटना में अपना एक पैर गंवाने वाले नीतीश कुमार ने पैरालंपिक्स में बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। नीतीश कुमार ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था। इसके बाद वो कई महीनों तक बिस्तर पर रहे और उस समय नीतीश सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने खुद को असहाय मानने की बजाय अपना लक्ष्य तय किया और इसके बाद ना तो वो खेल में पीछे रहे, ना पढ़ाई में और ना जिंदगी में। हरियाणा के रहने वाले नीतीश कुमार ने आईआईटी से बीटेक किया है और देखिए आज उनसे आप क्या सीख सकते हैं। जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, जो मैंने प्लान किया था, जितना मैंने इस पोडियम के लिए मैंने जितनी मेहनत करी थी, जितना अच्छा टाइम था, मेहनत वाला टाइम था, वो सब फ्लैशबैक आ रहा था। जितने मैंने सैक्रिफाइस किए हैं, वो फ्रेशली एक्सीडेंट हुआ था तब ये सब इन सब चीजों का थोड़ा बहुत ज्यादा सेटबैक था, बहुत बुरा लग रहा था। बट आई नेवर न्यू दैट आई एम गोना कम इनटू स्पोर्ट्स अगेन, और मैं स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, इतना आगे आऊंगा। अब आपको भारत के पैरा जेवलिन खिलाड़ी सुमित अंतिल की कहानी बताते हैं। सुमित ने पैरालंपिक्स में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70.59 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया है। सुमित जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब उन्होंने एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर खो दिया और जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता का भी निधन हो गया था। आप उनसे भी आप सीख सकते हैं। देखिए, अब आपको 17 साल की शीतल देवी की कहानी बताते हैं, जिनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है। इसके बावजूद वो बिना हाथों के प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र महिला तीरंदाज हैं और उन्होंने पैरालंपिक्स के मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शीतल देवी ने जब ये कहा कि वो अपने पैरों से तीरंदाजी करेंगी तब बहुत सारे लोगों को लगा कि ये असंभव है,
लेकिन शीतल देवी ने अपने पैरों से वो कर दिखाया जो 2 हाथ होते हुए भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। और आज हम आपको उनका एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपको बहुत प्रेरणा देगा। देखिए। आज शिक्षक दिवस पर आप इन खिलाड़ियों को अपना शिक्षक बनाइए और इनसे सीखिए। ये कहानियां आपको सिखाती हैं कि किसी भी दिव्यांग को कभी भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। हमारे देश का हर दिव्यांग एक मौके का हकदार है और उसे पूरे सम्मान के साथ ये मौका जरूर मिलना चाहिए। सोचिए, जो इंसान पैर ना होने के बाद भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत सकता है, 70 मीटर से ज्यादा दूर जेवलिन थ्रो कर सकता है, या फिर जो लड़की बिना हाथों के इतना सटीक निशाना साध सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। जो हम और आप भी नहीं कर सकते, वो काम ये लोग कर सकते हैं। दूसरों को जो भी दें हिसाब से दें, क्योंकि प्रेम हो या भोजन, किसी को हद से ज्यादा दिया जाए तो वो उसे अधूरा छोड़कर चला जाता है।